नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। 29 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और सत्र में 23 दिनों में होंगी कुल 17 बैठकें। शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल इस बार पास होने की संभावना है। वहीं सरकार की ओर से कुल 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने चर्चा के लिए अपने मुद्दों की लिस्ट भी तैयार की है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार सदन को बाधित नहीं करेंगे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो वाकई देखना होगा कि क्या इस बार सदन जो सत्र है वो क्या शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष ने चर्चा के लिए अपने मुद्दों की जो लिस्ट है वो भी इस वक्त तैयार कर ली है पूरी, और कांग्रेस का दावा है कि इस बार सदन को बाधित वो नहीं करेंगे। तो 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 29 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और सत्र में 23 दिनों में कुल 17 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल इस बार पास होने की संभावना है। सरकार की ओर से कुल 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। तो शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयक कौन से वो आपको बता दें। व्यापार चिन्ह में संशोधन विधेयक 2022 और वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, ये विधेयक तमाम जो है वो पेश होने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा है बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, इसे भी पेश होना है इस बार सदन में। छावनी विधेयक 2022, इसे भी इस बार शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। अगला है पुराना अनुदान विनियम विधेयक 2022, इसे भी सदन में इस बार पेश किया जाएगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022, इसे भी इस बार शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022। अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, देखिए 7 दिसंबर यानी कि कल से संसद का ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। कुल 17 बैठकें होंगी, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो इस बार सदन की जो चर्चा होगी उसमें बाधा नहीं बनेंगे, बाधित नहीं करेंगे उसको। देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है ये 23 दिनों तक ये पूरा शीतकालीन सत्र चलेगा। इसमें जो है 16 नए बिल सरकार लाने जा रही है। अभी फिलहाल जो सरकार की योजना है उसके मुताबिक 16 नए बिल लाएंगे। इसमें जो सबसे अहम है वो है नेशनल डेंटल कमीशन बनाने की जो है को लेकर के एक बिल सरकार ला सकती है, जो डेंटिस्ट एक्ट 1948 को खत्म करेगी जो है। इसके साथ ही और कई जरूरी बिल हैं जो सरकार इस बार पेश करेगी। इसमें चाहे वो नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन की बात करें या इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 को निरस्त करने की बात करें, इस तरीके से कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो जिन बिलों को सरकार लाने जा रही है। लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या इस बार का सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। तो कांग्रेस ने ये इंडिकेशन दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सत्र जो है बेहतर तरीके से चल सके और विकास के उन तमाम बिलों को, जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को सदन में उठाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी साफ किया है कि वो फिर चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इसके साथ ही अन्य जनहित से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को वो सदन में जरूर उठाएगी और सरकार से उसका जवाब लेगी। तो सीधे तौर पर ये बात मान के चलिए कि इस बार इस मुद्दे को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। कम से कम न सिर्फ ये 16 महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की जाए, क्योंकि देखिए सरकार के पास संख्या बल है। संख्या बल के मुताबिक वो जो है बिलों को पास तो करा लेगी, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक कल्चर में जब तक कि एक एक बिल को लेकर के चर्चाएं ना हो तब तक जो है वो बिल किसी लायक नहीं होता है। जो है सरकार संख्या बल के आधार पर पास भी करा ले तो उसका फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि इस बार ये तय किया गया है कि सभी मिल करके जो है जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सकारात्मक तरीके से चर्चा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखना ये होगा, देखिए सर्वदलीय बैठक के बाद बहुत कुछ तय होगा। सर्वदलीय बैठक खत्म होगी, उसके बाद तय होगा कि क्या कुछ आसार रहने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी सर्वदलीय बैठक में हो रही है, नहीं हो रही है, ये देखने वाली बात होगी जो है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो सत्र होने वाला है ये बेहद अहम होगा।
जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बिलों को लेकर के चर्चा होगी। और इस बार कोशिश यही होगी कि सभी दल एक साथ जो सकारात्मक तरीके से इस मुद्दे को लेकर चर्चा करें, न कि विवाद करें। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी। तो आपको बता दें कि 29 दिसंबर तक संसद का ये शीतकालीन सत्र चलेगा। 7 दिसंबर से ये सत्र शुरू हो रहा है और इस बार शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पास होने की सीधे तौर पर संभावना है और सरकार की ओर से कुल 16 विधेयक इस बार पेश किए जाएंगे। इस बार सदन में शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने चर्चा के लिए अपने मुद्दों की पूरी सूची बना ली है, लेकिन साथ ही कांग्रेस ने यह दावा भी किया है कि इस बार सदन को बाधित नहीं करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 3 स्वास्थ्य संस्थानों की सौगात देने जा रहे हैं। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की सौगात प्रधानमंत्री देंगे और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 3 सौगात पूरे देशवासियों को सौंपने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को ये 3 स्वास्थ्य संस्थानों की ये सौगात देशवासियों को दी जाएगी, जिसमें पहली सौगात है गोवा वालों के लिए, जहां अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की सौगात देंगे और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से शुरू हुई है। झालावाड़ में राहुल गांधी की यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई। इस दौरान यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ देखी गई। लोग राहुल गांधी के साथ साथ तिरंगा लेकर चलते नजर आए। बता दें कि राजस्थान में पहले दिन की यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। झालावाड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 23 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और अगले 4 दिन ये यात्रा कोटा जिले में ही रहेगी। पटियाला में मानव तस्करी का खुलासा करते हुए पुलिस और सीआईए स्टाफ ने संयुक्त रूप से 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 नवजात बच्चों को मुक्त कराया गया। इसके अलावा आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए कैश, 1 एम्बुलेंस और 2 कार भी बरामद हुई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी नवजात बच्चों के खरीद फरोख्त का नेटवर्क चलाते हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 274 ਪੀਐਸ ਸਦਰ ਸਮਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे अपनी बिखरी हुई पार्टी को संभालने में जुटे हुए हैं, ताकि आगामी चुनावों में वो शिंदे बीजेपी और एमएनएस के संभावित गठबंधन को टक्कर दे सके। और इसी कड़ी में उन्होंने एक होटल में प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की। खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे की ओर से इस मुलाकात को गुप्त रखा गया, लिहाजा उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर की इस मुलाकात के बाद अब कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और चित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख हैं। महाराष्ट्र राज्यपाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के कथित अपमान और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी दल ने मुंबई में बिस्तर पर विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी दल का ये विरोध मार्च 17 दिसंबर को निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी समेत कई छोटी बड़ी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नवी मुंबई के रबाले एमआईडीसी में गटर के अंदर की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। खबरों की माने तो
सुबह प्रोफेब कंपनी के सामने गटर की सफाई के दौरान तेज केमिकल की गंध से दम घुटने के कारण मजदूरों की मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा 1GP 1BC प्रोजेक्ट के तहत 17 जिलों में स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफाइड महिलाओं को BC सखी के रूप में नियुक्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ को MOU साइन किया गया। गौरतलब है कि ये BC सखियां संबंधित ग्राम पंचायतों में जाकर लोगों को निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं, जो महिलाओं की आमदनी और सशक्तिकरण का एक जरिया है। इन BC सखियों का कार्य बचत खाता खोलना, रकम निकासी, रकम जमा करने के साथ साथ बैंकिंग सेवाओं के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे बीमा एवं पेंशन योजनाओं में नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और पेंशन वितरण करना है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की घोषणा की थी और जिसके बाद अब ये योजना लागू कर दी गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा गांवों की जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय लोक कला को प्रोत्साहन और हस्तशिल्प का संरक्षण होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार बढ़ रही हत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। अपने बयान में उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस की लापरवाही और नाकामी के कारण भागलपुर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि विजय सिन्हा ने मृतकों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और हत्या की घटनाओं को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। और प्रशासनिक पूरी नाकामयाबी है। यहाँ के प्रशासन के लोग की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और सावधानी के कारण इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। प्रशासन के द्वारा ये लोग संरक्षित हैं और आज इतना निर्मम हत्या, इतनी बेबहसीपन कभी भी स्वीकार नहीं करेगा लोग। इन लोगों के साथ स्पीडी ट्रायल चला करके सरकार को इमीडिएट एक्शन लेनी चाहिए। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सांगली के 40 गांवों को लेकर जारी सीमा विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच अब कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन ने बेलगावी में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जवाब में प्रदर्शनकारियों की ओर से वाहनों पर पथराव किया गया। वहीं बिहार के मधुबनी में खाद की कालाबाजारी से आज किसानों और स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कृषि अधिकारियों पर खाद माफियाओं से मिलीभगत का भी आरोप लगाया। किसानों की माने तो जिला कृषि अधिकारी की मिलीभगत से खाद और बीजों की तस्करी नेपाल और उसके आसपास के सीमावर्ती इलाकों में की जाती है, जिससे किसानों को समय में खाद नहीं मिल पा रहा। यहां तक शिकायत करने के बाद भी खाद माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा छोटे किसानों और दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बिहार के मधुबनी में बाल कल्याण समिति ने 2 सालों से घर से दूर भटक रहे बच्चे को परिजनों को ढूंढने में सफलता हासिल की। दरअसल 12 वर्षीय पंकज 2020 में अपने घर से लापता हो गए थे। बोलने में असमर्थ होने के कारण पंकज किसी को घर का पता नहीं बता पा रहा था और करीब 2 सालों से बाल गृह में रह रहा था। इसी बीच कई बार अखबारों में पंकज के माता पिता को ढूंढने के मकसद से विज्ञापन भी दिए गए, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार रहीं। इसी बीच बाल गृह के लोग पंकज को बाल कल्याण समिति के पास ले गए, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने इस पर संज्ञान लिया और काफी कोशिशों के बाद पंकज के परिवार को ढूंढ निकाला। गया था, मूक बधिर बालक है, तो इसे चाइल्ड लाइन के द्वारा
आंध्रा ठाणे के द्वारा यहाँ पे लाया गया, बाल कल्याण समिति में उपस्थापन कराया गया। तो फिर बच्चे को बाल गृह में रखा गया था और ये 3 वर्षों से बाल गृह में था। फिर इसका हम लोगों ने प्रयास किया, इनका पता लगाने का काफ़ी प्रयास किया गया। पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, चाइल्ड लाइन भी थी, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए थे। तो इसका पता का ट्रेस किया गया और फिर आधार कार्ड जब बनने लगा तो इससे इसका स्पष्ट पहले बना हुआ था तो इसका एड्रेस मिल गया। तो इसके परिवार वालों को सूचना दी गई और इनके परिवार वालों को बुलाकर बच्चा को सुपुर्द किया जाए। 3 साल पहले निकल है ई बाल कल्याण के माध्यम से हमरा सूचना मिलल, उसके आधार पर से हम एठाम एलो तो हमरा बच्चा 3 साल मिलवाया है बाल कल्याण समिति ने और बाल कल्याण समिति को ये बड़ी सफलता हासिल हुई। पिछले 2 साल से इस बच्चे के परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और अब जाकर परिवार से ये मुलाकात हो पाई है और परिवार को अब बच्चे को सौंप दिया गया है। बिहार के मधुबनी से ये पूरा मामला सामने आया है। भागलपुर के तिलका मंझी विश्वविद्यालय परिसर में अतिथि शिक्षक संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद की माने तो पिछले 7 महीनों से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि वेतन भुगतान को लेकर कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उनकी शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लिहाजा आक्रोशित शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शिक्षक संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मुख्य मांग हमारी है अतिथि शिक्षकों के 7 माह के बकाये मानदेय का भुगतान। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मई से ही अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपने मानदेय भुगतान की मांग को लेकर के लगातार गुहार लगा रहे हैं। पिछले दिनों दुर्गा पूजा के पूर्व जब हम लोग कुलपति से मिलने गए थे, उन्होंने हम लोग को आश्वस्त करते हुए कहा था कि पूजा शुरू होने से पहले आप लोगों के खाता में पैसा चला जाएगा, लेकिन उनका आश्वासन पूरी तरह से कोरा आश्वासन साबित हुआ। मुख्य मांग हमारी। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।